हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 24 मई 2022 को CHSL में एसएससी CHSL में पूछे गए वो 25 जीएस के क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट शिफ्ट में यानी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछी गई थी। और ये टोटल क्वेश्चंस का जो सोर्स है वो मैंने ब्लैक बुक से लिया है, ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता। ठीक है, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस है उससे मैंने लिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं और किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में 24 मई को, तो वो है कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादीर के रूप में जाना जाता था। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा। कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा नृत्य मंदिरों को, यानी कि एक डांस का फॉर्म जो मंदिरों को समर्पित था और उसका पहला नाम जो है, यानी कि जो उसको पहले कहा जाता था वो सादीर कहा जाता था। तो वो जो डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम। याद कर लेंगे आप कि भरतनाट्यम को पहले सादीर कहा जाता था और ये जो डांस फॉर्म है वो नृत्य मंदिरों को समर्पित है। ये जो नृत्य है वो क्या है, मंदिरों को समर्पित है। तो इतना ही बस क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको ब्लैक बुक में, लेकिन इसमें मैंने जो है कुछ एडिशनल जानकारियां जो है जोड़ी हैं आपके लिए। जैसे आप देखेंगे नीचे, ये जो भरतनाट्यम नृत्य है वो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है या फिर किस राज्य से संबंधित है, तो आपको आंसर लगाना है तमिलनाडु। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं या फिर डांसर्स हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो रुक्मिणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम, इसके अलावा जो है अलार्मम वल्ली, और भी बहुत सारे हैं जैसे यामिनी, कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराबाई। तो ये सब जो है कुछ फेमस डांसर्स हैं, तो इनके नाम भी आप जो है याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा देखेंगे हम क्या है कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइस, गोबर मक्खियां और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है उत्तर, और इसका उत्तर जो है वो है अपरदहारी। ठीक है, अपरदाहारी भी इसको बोलते हैं, इसको डेट्रीवॉरस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ये क्या है, बहुत सारे आपने याद भी किए होंगे जैसे कार्निवोरस, ओमनीवोरस, लिमीवोरस, आपने याद किए होंगे। तो उसी तरह से एक होता है डेट्रीवॉर्स, जिसका मतलब होता है सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जानवर, तो उसको हम कहते हैं डेट्रीवॉर्स। तो देखिए होता क्या है डेट्रीवॉर्स, जब डिटेल में जानेंगे कि एक अपरदाहारी यानी डेट्रीवॉर एक विषमपोषी जीव है जो अपना पोषण अपरद अपरद खा करके, ठीक है, अपरद का मतलब यही सब जैसे मृत जो सड़ जाते हैं पेड़ पौधे, वो सब खा करके अपना क्या कर देते हैं, तो अपना पोषण करते हैं। और इसके अलावा जो भी है यहाँ पे देखिए क्या है कि पशु सामग्री से बना कार्बनिक पदार्थ है। अपरद का मतलब क्या होता है, जो पशु मर जाते हैं तो उनके बॉडी से बना हुआ पदार्थ हम क्या, उसी को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। कौन सी धातु जिसका जो परमाणु है क्रमांक वो 3 है। यानी ये जो है आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। और बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संचारित हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो है लिथियम। तो लिथियम एक ऐसा, ध्यान से सुनिएगा, लिथियम एक ऐसा धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। तो लिथियम के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जैसे आप देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक जो है 3 होता है और इसका प्रतीक जो है वो Li होता है। इसके अलावा द्रव्यमान संख्या जो है इसका है, द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास जो है वो है 6.9। और खोजकर्ता जो है लिथियम के वो है जेहान अगस्त। ठीक है, याद रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लिथियम के खोजकर्ता कौन है, तो जेहान अगस्त। इसके अलावा वर्गीकरण जो है क्षार धातु है, कैसा है ये, तो क्षारीय है। और गलनांक जो है इसका 180.7 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक जो है इसका 1330 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी वो है कि सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम, सबसे हल्का
जो धातु है वह लिथियम है, और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ भी क्या है, लिथियम है। ये 2 पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 154। अब अनुच्छेद 154 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे राज्य की कार्यकारी शक्ति, ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्ति, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी। दूसरा है कि इस लेख में कुछ भी नहीं होगा, और किसी भी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण को प्राप्त किए गए कार्यों को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा, और संसद या राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण को कानून द्वारा कार्य करने से रोकता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 154। उसके बाद है कि कौन सा जल निकाय, कौन सा जल निकाय, ये जो डेटा है आप पढ़ेंगे, किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर का बस इतना आपको याद रखना है कि यह सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर, और इसका क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है आपके सामने, और इसका जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 4.3% है पूरा वैश्विक महासागर का, यानी विश्व में जितने भी महासागर है उसका 4.3% किसका है? तो आर्कटिक महासागर का है। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि मई 2021 में M.R. विजया भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? तो वो था मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम विजया भास्कर। ठीक है, याद रखेंगे, यही है हमारा आंसर, मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद है कि फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है एनसीईआरटी का ये फुल फॉर्म है, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ये भी याद कर लेंगे, पहला जो है क्वेश्चन इसी में बन गया कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए याद रखेंगे, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद संकलानी। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद संकलानी को क्या किया गया? तो 2022 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का जो है निदेशक चुना गया। पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि, और इसके अलावा जो हम इनके बारे में जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे जानकारी जुटा सकते हैं, वो है कि प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, के लिए क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के एक स्वायत्त निकाय है। एनसीईआरटी क्या है? तो एक स्वायत्त निकाय है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को क्या देता है? सहायता और सलाह देता है। ये होता है एनसीईआरटी। अगला है वो है नूरा बहने भारतीय संगीत की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न आया था कि नूरा बहने भारतीय संगीत की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सूफी। तो पूरा जो है इसका आप समझिएगा अच्छे से, क्या है पिक्चर देखिए, यही नूरा बहने है कि नूरा बहने में कौन कौन सी हैं? तो ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरान जालंधर की हैं। भारत की एक सूफी गायन जोड़ी है, सूफी सॉन्ग ये गाते हैं, और वे शाम चौरसिया घराना शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन करते हैं। नूरा बहनों ने 2015 में अपना पहला एल्बम यार गरीबन दा जारी किया, और उसी वर्ष उन्होंने फिल्म हाईवे में पटाखा गुड्डी गीत के लिए अपना पहला प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किया। तो याद रखेंगे, जो नूरा बहनें हैं वो सूफी सॉन्ग गाती हैं, और ये प्रश्न जो है पूछा गया था। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन वो है म्यूरी एटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबर उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही नाम है म्यूरी एटिक अम्ल क्लोराइड। ठीक है, याद रखेंगे इसका पीएच मान कितना होता है?
तो पीएच मान इसका 2 होता है। और याद रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है और मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे मनुष्य के आमाशय में यानी कि पेट में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य के आमाशय में पेट में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड और इसका प्रयोग जो है उर्वरक और रंगों के उत्पादन में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद है प्लेइंग टू विन। अगला प्रश्न है प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है। तो प्लेइंग टू विन जो आत्मकथा लिखी गई है वो लिखी गई है साइना नेहवाल के द्वारा। साइना नेहवाल के बारे में आपको ज्यादा जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कि साइना नेहवाल एक महिला भारतीय एकल बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो प्रश्न और भी बहुत बार ऐसे आए हैं कि साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और पूर्व विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिसने 24 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं, जिसमें सुपर सीरीज में 11 खिताब शामिल हैं। तो इसके अलावा और भी जब इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें एक ये है कि नेहवाल जो है राष्ट्रमंडल खेलों में से 2 एकल स्वर्ण पदक यानी कि 2010 और 18 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कौन पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 2 एकल स्वर्ण पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा हमारा साइना नेहवाल। और 2016 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश 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 में हुआ था, मीन्स गुजरात में हुआ था। क्या हुआ था? गुजरात में हुआ था इनका जन्म। और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जैसे आप याद रखेंगे कि 2020 में अपने जीवन के 100वें वर्ष में योग सुंदर भारत के सबसे वरिष्ठ जीवित कलाकार और कोरियोग्राफर थे। इसके अलावा जैसे योग सुंदर का जन्म जो है माता पिता भक्तिबा से हुआ था। और इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वह भारत के पहले राजकुमार थे। कौन? तो योग सुंदर देसाई, जिन्होंने भारतीय संघ के साथ अपनी रियासत का विलय किया और भारत की संविधान सभा के पहले सदस्यों में से एक थे। और एक और याद रखेंगे कि भारत के संविधान पर उनके हस्ताक्षर हैं। किनके? तो योग सुंदर देसाई के। चलिए अगला प्रश्न है वो है कि डैश ने अपनी पत्नी जो कि खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। अब देखिए तो इसका राइट आंसर है वो है तो इसका आंसर है केलुचरण महापात्रा। ठीक है, तो केलुचरण महापात्रा ने अपनी पत्नी जो कि खुद नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो यह प्रतिभाशाली नर्तकियों का एक समूह है। क्या? तो सृजन। सृजन क्या है? तो सृजन प्रतिभाशाली नर्तकियों का मतलब डांसर्स का एक समूह है जो ओडिशा, ठीक है, जो ओडिसी नृत्य और केलुचरण महापात्र की विशेष शैली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध एक प्रशिक्षण और प्रदर्शन कम्यून बनाता है। और सृजन सालाना आधार पर कई शास्त्रीय नृत्य और संगीत समारोह आयोजित करता है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे सृजन से रिलेटेड। उसके बाद है कि अमल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है। तो देखिए अमल और क्षार को पानी पर मिलाने पर प्रति इकाई आयतन आयनों H3O और OH की सांद्रता में कमी आती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो है नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को CBI द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए CBI को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है केरल, मिजोरम, झारखंड और कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक।
इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई। तो इसका जो उत्तर है वो है नर्तकी। क्या नाम है हमारा? भरतनाट्यम नर्तकी। तो नर्तकी नटराज भरतनाट्यम नर्तकी पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गए। ठीक है, क्या बन गए? ट्रांस व्यक्ति बन गए, मतलब ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है बन गए। इसके अलावा जो है भरतनाट्यम से रिलेटेड और भी जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो हो सकते हैं। पहला तो है नर्तकी नटराज भारत में एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी हैं और इनके जन्म के वगैरह जन्म के बारे में दिया हुआ है। जैसे इनका जन्म जो है तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था और उन्हें 2019 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि वह भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। कौन? तो भरतनाट्यम नर्तकी। और इसके अलावा जो है आप वह तंजौर स्थित नायकी भव परंपरा में विशिष्ट है। तो ये सब नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है हमारे, उसमें पहला है कि सत्यश्री शर्मिला भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। अगर प्रश्न आ जाएगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन है, तो आपको याद रखना है सत्यश्री शर्मिला। और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी में अपना नाम दर्ज कराया। और इसके अलावा जो है दूसरा पॉइंट इसमें, जैसे तमिल सेल्वी नर्सिंग कोर्स में शामिल होने वाली तमिलनाडु की पहली ट्रांस व्यक्ति है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी यासिनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी है और वह तमिलनाडु की पहली ट्रांस महिला सब इंस्पेक्टर बनी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे, मे भी एग्जाम में पूछ दिए जाए। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है वो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, और उसके बाद है पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां। और थर्ड है कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। और चौथा है राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो हमारा आंसर जो है वो है आंसर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है। तो एक पुस्तक है, उपन्यास है, नोवेल है, जिसका नाम है लज्जा। तो उसकी लेखिका जो है कौन है, लेखक कौन है, लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जो है ये पुस्तक लिखा है लज्जा नोवेल। और लज्जा एक विवादास्पद किताब है। तो क्यों विवादास्पद है, तो ध्यान से सुनिएगा। यह 6 दिसंबर 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के तुरंत बाद बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भड़के हिंदू विरोधी दंगों की प्रतिक्रिया पुस्तक के रूप में माना जाता है। यानी जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किया गया था 6 दिसंबर 1992 को, उससे रिलेटेड जो है ये पुस्तक है। इसी वजह से जो है ये विवादास्पद है। पुस्तक में क्या है, तो पुस्तक इंगित करती है कि सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ रही थी, बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया गया था और धर्मनिरपेक्षता जो है छाया में थी। तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है याद कर सकते हैं इसमें कि क्यों विवादास्पद रही, तो वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तस्लीमा नसरीन के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे कि वह एक बांग्लादेशी स्वीडिश लेखिका हैं। उन्हें जबरन निर्वासन के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न और धर्म की आलोचना पर उनके लेखन के लिए जाना जाता है। उनकी कुछ पुस्तकें जो है किताबें बांग्लादेश में प्रतिबंधित हैं और उनकी किताबों में लज्जा, गर्लहुड और फ्रेंच लवर शामिल है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि गर्लहुड की लेखिका कौन है, तस्लीमा नसरीन। और फ्रेंच लवर की जो है लेखिका कौन है, तो अभी तस्लीमा नसरीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है।
फुटबॉल जो गेम होता है उसमें जो है रेफरी जो है चेतावनी देता है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो पीले रंग का, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और बाकी जो है जैसे लाल रंग, तो लाल रंग का कार्ड जो है, लाल कार्ड जो है क्यों दिखाया जाता है, तो लाल कार्ड का इस्तेमाल अधिकारी किसी खिलाड़ी को मैच से हटाने के लिए करते हैं। लाल कार्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, तो उससे खिलाड़ी को हटाया जाता है। ग्रीन कार्ड का क्यों करते हैं, तो फुटबॉल का पहला अधिकारी ग्रीन कार्ड जो है इटली के सीरी बी में विसेंजा अटैकर क्रिस्टियान गैलानो को प्रदान किया गया था। कार्ड को निष्पक्ष व्यवहार के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा नीला कार्ड, खेल से अस्थायी रूप से निलंबित किए गए खिलाड़ी को मैच अधिकारी द्वारा एक नीला कार्ड दिखाया जाता है या फिर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखेंगे, मे भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। पीला कार्ड ना पूछ के आपसे लाल कार्ड पूछ दे, हरा कार्ड पूछ दे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सिर्फ 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात जिनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है या फिर प्राप्त करता है। ऑप्शन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर। तो इसका जो उत्तर है वह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन बुक में जो दिया हुआ है आंसर, वो जो है बुक में आंसर जो दिया हुआ है पंडित रविशंकर, लेकिन जब मैंने गूगल किया तो वहां पे इसका आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो डुमराव में हुआ था, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है, तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से संबंधित वाद्य यंत्र है तो शहनाई। ठीक है, शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब आप आंसर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या है, पंडित रविशंकर है या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, लेकिन मुझे लगता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैंने गूगल भी चेक किया था। बाकी इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे आप यहाँ पे, और सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है कब इनको क्या मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई बजाते थे, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां असली नाम इनका कमरुद्दीन खां था। एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें शामिल है 1961 में उन्हें पद्मश्री मिला, 1968 में उन्हें पद्म विभूषण मिला, और 1980 में पद्म विभूषण मिल गया, और 2001 में भारत मिल गया, यानी कि चारों मिल गए। तो इसी वजह से मुझे इसका राइट आंसर जो लगता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लगता है। और उन्होंने 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में शहनाई भी बजाई थी, यानी कि 1950 में जब हमने अपना प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया था, यानी कि रिपब्लिक डे मनाया था, तो उसमें जो है इन्होंने शहनाई बजाई थी, और उनकी 102वीं ठीक है जयंती पर उन्हें गूगल ने गूगल डूडल बनाकर भी सम्मानित किया था। याद रखेंगे इस तरह से। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ट्रेन टू पाकिस्तान द्वारा लिखित पुस्तक डैश द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड जो है खुशवंत सिंह से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो हम देखेंगे पूरी जानकारी इनके बारे में, कि खुशवंत सिंह जो है एक भारतीय पत्रकार और वकील और राजनीतिज्ञ हैं, और ट्रेन टू पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान में उन्होंने 1947 के विभाजन के अपने अनुभव व्यक्त किए हैं। यानी ट्रेन टू पाकिस्तान में उन्होंने क्या व्यक्त किया है, तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का मतलब निर्माण हुआ था भारत से कट करके, तो उसी के बारे में जो है इस पुस्तक में चर्चाएं हैं। 1980 और 86 के बीच उन्होंने राज्यसभा में संसद के रूप में भी कार्य किया है, और खुशवंत सिंह को 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में 1984 में पुरस्कार को वापस भी कर दिया था। उसके बाद 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ ऐसे हैं जैसे द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज, और शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल,
द सिक्स, टुडे, या फिर द एंड ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो है प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप जो है बड़े ध्यान से इन सभी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हॉकी के मैदान का आयाम, लंबाई, चौड़ाई कितना होता है? तो उत्तर है 9.14, सॉरी 91.14 होना चाहिए था, ये 91 होना चाहिए था, ठीक है। 91.4 इंटू 55 यानी कि 55 मीटर। यहाँ पे देखेंगे इसमें राइट आंसर लिखा हुआ है कि 91.4 इंटू 55 मीटर, इसका क्या होता है, आयाम होता है हॉकी का। और इस सीमा को टर्फ पर चिन्हित किया जाता है और छोटी रेखाओं को बैक लाइन कहा जाता है। महत्वपूर्ण हॉकी स्टेडियम जो है जैसे नीदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें जो है भारत का याद रखना है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जेपी स्पोर्ट्स सिटी हॉकी स्टेडियम, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है 91.4 इंटू 55 मीटर, ठीक है। 91.4 जो है लंबा होता है मीटर, और 55 मीटर ये चौड़ा होता है। और इसके अलावा जो है और कुछ जैसे आ सकता है एग्जाम में कि फुटबॉल का जो है कितना होता है, तो एक मैदान फुटबॉल के एक मैदान की लंबाई जो है 100 गज यानी 90 मीटर, और 130 गज 120 मीटर के बीच होनी चाहिए, और चौड़ाई 50 गज यानी 45 मीटर से कम, और 100 गज यानी कि 90 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बास्केटबॉल, तो कोर्ट एक सपाट कठोर सतह है जो बाधाओं से मुक्त होता है, यानी बिल्कुल प्लेन होता है, और 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई होती है, ये भी याद रखेंगे। और पोलो का भी याद रखेंगे कि पूर्ण आकार के खेलों के क्षेत्रीय लंबाई 274 मीटर होती है, और 183 मीटर चौड़ाई अगर अनबॉर्डर्ड है, और 146 मीटर है तो बोर्ड किया जाता है, और इसका न्यूनतम लंबाई जो है वह है 229 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, याद रखना है आपको, मे बी ये नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए आपका। उसके बाद है कि किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अमल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है, और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है लाल गोभी। लाल गोभी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, इससे पता चल जाता है कि कोई भी चीज अम्ल है, क्षार है, पता हमें चल जाता है, तो इसी को बोलते हैं। और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा जानकी बाई, ठीक है। जानकी बाई क्या थे, जानकी बाई को ही क्या मिला था, मौका मिला था प्रदर्शन करने का, जब जॉर्ज पंचम जो है 1911 में दिल्ली आए थे तब। तो बाकी इनसे रिलेटेड जो है, जैसे जानकी बाई इलाहाबाद की एक हिंदुस्तानी गायिका अपने प्रसिद्ध संगीतकार, प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य मिला। और इलाहाबाद की जानकी बाई छप्पन छुरी वाली ग्रामोफोन उद्योग के शुरुआती वर्षों में दर्ज की गई सबसे प्रमुख गायिकाओं में से एक थी। तो इतना जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो है एडिशनल, जैसे आप देखेंगे इसमें कि क्या है कि अल्लाह जिलाई बाई, और भी मान लो कि जैसे नेक्स्ट एग्जाम में जो है आपका ये क्वेश्चन ना आए, ये क्वेश्चन आ जाए कि अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है, वह बीकानेर राजस्थान की एक लोक गायिका है अल्लाह जिलाई बाई। वह महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी, और वह माठ, ठुमरी, ख्याल और दादरा में परंपरागत थी, ठीक है, याद रखेंगे ये। उसके बाद है हमारा कि मामे खान, अगला प्रश्न है मामे खान डैश के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। तो मामे खान जो है राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मामे खान जो है राजस्थान से हैं और लोक पार्श्व गायक हैं। वह लक बाय चांस और आई एम और नो वन किल्ड जेसिका मिर्जिया और सोन चिरैया जैसी कई हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायक रहे हैं, मतलब उनमें जो है सॉन्ग दिया है इन्होंने।
और उन्हें वैश्विक भारतीय संगीत अकादमी पुरस्कार 2016 में सर्वश्रेष्ठ लोक एकल पुरस्कार भी प्राप्त है। इस वीडियो का हमारा जो सबसे लास्ट का प्रश्न है, यानी कि 25वां जो प्रश्न है वो है कि भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न जैसे याद रखें आपको कि शेषाचलम जैवमंडल रिजर्व दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाटों के शेषचलम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और शेषाचलम जो है, शेषचलम या शेषाचलम जैवमंडल रिजर्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर में है। और शेषचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और इसे 2010 में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था और इसमें लाल चंदन का बड़ा भंडार है। तो इतने क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड याद रखेंगे, मे भी आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो इस तरह से हमारा जो है 25 का 25 क्वेश्चन हमने देख लिया, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लिए। तो ये हमारा वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको जो है इससे कुछ बेनिफिट मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में इसके दूसरे शिफ्ट वाले में, जो दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीसरे में भी पूछे गए हैं। तो कंटिन्यू जो है आपको वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।